क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक कंपनी के उपग्रह भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम दिग्गजों को झुकाने की ताकत रखती है? आज हम आपको बताएंगे उस छिपी हुई तकनीक और व्यापार की कहानी जो आपके घर तक इंटरनेट की दुनिया बदल सकती है। इसे छोड़कर मत जाइए। भारत का टेलीकॉम क्षेत्र पिछले कई वर्षों से दो बड़ी कंपनियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के नियंत्रण में रहा है। वोडाफोन आइडिया संघर्ष कर रही है और धीरे धीरे बाजार से बाहर होती जा रही है। इसी बीच एलोन मस्क की स्टारलिंक ने अंतरिक्ष से सीधे इंटरनेट देने का अनोखा तरीका पेश किया, जहां पारंपरिक इंटरनेट प्रदाता जमीन पर टावर, केबल और भारी ढांचा लगाते हैं, वहीं स्टारलिंक सिर्फ उपग्रह और एक डिश से इंटरनेट पहुंचाता है। स्टारलिंक की तकनीक। स्टारलिंक के उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 550 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं। इस वजह से डेटा भेजने और प्राप्त करने में विलंब लेटेंसी केवल 20-40 मिलीसेकंड रहता है। तुलना करें पारंपरिक जियो या बीएसएनएल के सैटेलाइट से, जिनकी विलंबता 600 मिलीसेकंड से अधिक होती है। वास्तविक दुनिया के उदाहरण। केन्या में उपयोगकर्ता 100 मेगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड देख चुके हैं। मलेशिया में 200 मेगाबिट प्रति सेकंड। यूरोप और हंगरी में सामान्य डाउनलोडिंग स्पीड 135 मेगाबिट प्रति सेकंड, और ये सब बिना किसी केबल या मोबाइल टावर के। बस एक डिश चाहिए और आसमान साफ होना चाहिए। भारत में प्रवेश और रोकथाम। भारत में स्टारलिंक को प्रवेश करने में 2 साल लग गए। अक्टूबर 2024 में मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को भी ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किया जाना चाहिए, जैसे 4G और 5G के लिए हुआ था। उनका तर्क था कि अगर स्टारलिंक जैसी कंपनी को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर स्पेक्ट्रम मिल जाए तो ये अन्य कंपनियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा होगी। सुनील मित्तल, एयरटेल के चेयरमैन, ने भी यही दलील दी, लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। एयरटेल पहले से ही OneWeb में निवेशित थी और जियो SES के साथ अपनी स्पेस फाइबर सेवा चला रहा था। तो सवाल यह था कि उनके पास पहले से सैटेलाइट वेंचर होने के बावजूद स्टारलिंक से समस्या क्यों? जवाब सरल है। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। 7,800 उपग्रहों और $11.8 बिलियन की वार्षिक आमदनी के साथ। सरकार का फैसला। 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन नहीं होगा। दूर दराज क्षेत्रों में जहां तार बिछाना या टावर लगाना मुश्किल है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। इस फैसले ने अंबानी और मित्तल की पहली बड़ी चुनौती खारिज कर दी। एलोन मस्क ने ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया। भारत का टेलीकॉम मार्केट। मार्च 2024 तक भारत में 121 करोड़ टेलीफोन उपयोगकर्ता, 117 करोड़ वायरलेस उपयोगकर्ता, 95 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। हालांकि लगभग 60 करोड़ लोग अभी भी स्थिर इंटरनेट से दूर हैं। ये लोग ज्यादातर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। डिजिटल डिवाइड और भारत नेट परियोजना। डिजिटल इंडिया के तहत शिक्षा, सरकारी सेवाएं और नौकरी के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन जब इंटरनेट नहीं है तो डिजिटल समावेशन कैसे होगा? भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फंडिंग और कार्यान्वयन में देरी है। स्टारलिंक इस गैप को भर सकता है। बस एक डिश, साफ आसमान और बिजली की जरूरत है। पार्ट 1 का निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा, मोनोपोली और सरकारी निर्णयों की भी कहानी है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि मूल्य निर्धारण, साझेदारी और भविष्य में इसका भारत के टेलीकॉम बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टारलिंक का भारत में मासिक प्लान लगभग 8,600 रुपए है। पहली नजर में यह महंगा लगता है, विशेषकर जब जियो का फाइबर प्लान 999 रुपए से शुरू होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्टारलिंक का लक्षित दर्शक आम शहरों के उपयोगकर्ता नहीं है।
इसका मुख्य उद्देश्य है दूर दराज क्षेत्रों में व्यवसाय और औद्योगिक परियोजनाएं, खदान और तेल के रिग्स, समुद्री जहाज और पोर्ट्स, एयरलाइंस और हवाई सेवाएं, सीमा और रक्षा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन और अस्थायी कार्यक्रम। इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता और भरोसेमंद इंटरनेट की आवश्यकता होती है और 8,600 रुपये मासिक उनके लिए छोटी रकम है। वैश्विक तुलना: अमेरिका में स्टारलिंक का मासिक प्लान $120 लगभग 10,000 रुपये और हार्डवेयर $499 $42,000 है। भारत में मूल्य थोड़ा कम है जो इसे प्रतिस्पर्धी बनाता है। साझेदारी का ट्विस्ट: मार्च 2025 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भारती एयरटेल ने अचानक घोषणा की कि वो स्टारलिंक के साथ साझेदारी करेगी। इसके ठीक अगले दिन रिलायंस जियो ने भी लगभग वही घोषणा की। यानी जो कंपनियां पहले स्टारलिंक को भारत में रोकने की कोशिश कर रही थी, वही अब इसके भागीदार बन गई है। इस साझेदारी से फायदे: स्टारलिंक को भारत में तेजी से वितरण मिलेगा। जियो और एयरटेल का विशाल रिटेल नेटवर्क 2500+ स्टोर इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्राहक डेटा स्थानीय कंपनियों के पास रहेगा। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना आसान होगा। संभावित जोखिम: स्टारलिंक दुनिया भर में ज्यादातर सीधे उपभोक्ता को सेवा देती है। सवाल यह है कि भविष्य में क्या ये अकेले संचालन करेगी? साझेदारी समझौते सार्वजनिक नहीं है। इतिहास दिखाता है कि एलोन मस्क आसानी से नियंत्रण नहीं छोड़ते, इसलिए यह संभव है कि यह साझेदारी अस्थायी हो और स्टारलिंक धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से भारत में संचालन शुरू कर दे। बाजार पर वास्तविक प्रभाव: स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल का एकाधिकार चुनौती में आएगा। कीमतों पर दबाव पड़ेगा और ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प खुलेंगे। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक होगा। उदाहरण: जुलाई 2024 में एक रात में प्रीपेड प्लान की कीमत 20-25% बढ़ गई थी। जब तीसरा मजबूत विकल्प उपलब्ध होगा तो बाजार की पूरी दुनिया बदल जाएगी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में प्रभाव: भारतनेट परियोजना में अभी तक केवल 2.13 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सका है। स्टारलिंक सिद्धांत रूप में पूरे भारत को एक साल में कवर कर सकता है, बिना तार बिछाए, बिना टावर लगाए। बस उपग्रह डिश से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे नए कनेक्शन खुलेंगे जो पहले कभी संभव नहीं थे। नए अवसर: स्टारलिंक से कई नए क्षेत्र खुलेंगे। हवाई क्षेत्र में इंटरनेट, समुद्री जहाजों और बंदरगाहों में उच्च गति इंटरनेट, सीमा क्षेत्रों और रक्षा उद्देश्यों में कनेक्टिविटी, खदान और तेल कंपनियों के रिमोट ऑपरेशन, आपदा प्रबंधन और अस्थायी कार्यक्रम। ये उच्च मूल्य वाले ग्राहक हैं जो प्रीमियम भुगतान के लिए तैयार है। इस प्रकार स्टारलिंक सिर्फ आम उपयोगकर्ता तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण बनेगा। भारत के डिजिटल भविष्य के लिए महत्व: स्टारलिंक केवल इंटरनेट सेवा नहीं है, ये एक रणनीतिक तकनीक है जो सरकार, रक्षा, व्यवसाय, आम नागरिक सभी को प्रभावित कर सकती है। ये डिजिटल समावेशन, डिजिटल इंक्लूजन का साधन भी बन सकती है और डिजिटल अंतर, डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने का हथियार भी। पार्ट 2 का निष्कर्ष: अगले साल भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में ये ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। सरकार की अनुमति, व्यवसाय का विस्तार और बाजार की प्रतिक्रिया ये तय करेंगे कि कौन सफल होगा और कौन केवल इतिहास बनेगा। डिजिटल इंडिया और वैश्विक तकनीकी अपनाने की कहानी अब बदलने वाली है। निर्णय हमारे हाथ में है। इस तकनीक का उपयोग सभी को जोड़ने के लिए किया जाए या केवल शक्तिशाली लोगों तक सीमित रखा जाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, ये तकनीक, व्यवसाय और भारत के डिजिटल भविष्य की भी है। यही समय है बदलने का और यही समय है समझने का कि आने वाले सालों में इंटरनेट कैसे हर घर, हर व्यवसाय और हर क्षेत्र तक पहुंचेगा।